विधानसभा, विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल, कुछ ऐसे टॉपिक्स है स्टेट लेजिस्लेचर में जहां से क्वेश्चन सीधे स्ट्रेट आते हैं और एस्पिरेंट्स बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि आखिरकार में ये स्टेट लेजिस्लेचर का यूनियन में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा जैसे हाउसेस से क्या कनेक्शन है। तो आज की पर्टिकुलर क्लास में पूरा पूरा स्टेट लेजिस्लेचर को डिकोड करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट से बॉडीज है, जो भी इंपॉर्टेंट से हाउसेस है, लेजिस्लेटिव काउंसिल कब कब बनती है, कब हटाई जाती है, कौन से 6 स्टेट्स में और किस तरीके से प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सब पार्टिसिपेट करते हैं। प्रीसाइजली इस पर्टिकुलर टॉपिक से आने वाले सारे क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी के आपके एग्जाम्स में लगने वाले। सो दिस इज गोइंग टू बी वन शॉट फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आए हैं तो लेट मी टेल यू एवरीवन ऑफ यू, माय नेम इज रुपेश एंड यू आर वाचिंग 25 डेज चैलेंज ऑफ इंडियन पॉलिटी, जहां 25 क्लास में आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक पूरी पॉलिटी कवर अप करा रहा हूं। प्लेलिस्ट आपके सामने और आज है हमारी 21st क्लास है ना, इसके बाद 4 क्लास बची फिर पॉलिटी अपनी खत्म। चलो, सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड लेट्स स्ट्रेटली कम टू द टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, जैसा हमेशा हम करते हैं क्लास में कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि पर्टिकुलरली ये टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पे मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है इसका। तो बेसिकली जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो हमारे पास में आर्टिकल 168 से लेकर के 212 तक आपको दिखाई देता हुआ नजर आएगा। तो एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा लगेगा कि सर ये पूरे आर्टिकल सट्टा मारने पड़ेंगे क्या, 168 से 212 तक याद नहीं करना है, एटलीस्ट एक रफ स्केच याद रखना है कि 150 के ऊपर मतलब 150 160 के ऊपर में आपको स्टेट लेजिस्लेचर के कुछ आर्टिकल्स दिखाई देंगे। प्रीसाइजली अगर याद रख पाओ तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन फॉरगेट दिस पार्ट। इंपॉर्टेंट है सर कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में एग्जिस्ट करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अपने को ध्यान में रखना है। फटाफट रिकॉल करेंगे, मैं आपको पार्ट 1 से पढ़ाते हुए आ रहा हूं। पार्ट 1 में क्या पढ़ा था हमने, यूनियन टेरिटरी, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। पार्ट 2 में क्या पढ़ा था हमने सर, पार्ट 2 में हमने पढ़ा था किस प्रकार से क्या है सिटीजनशिप, उसके बारे में हमने पढ़ा था, राइट। पार्ट 3 में हमने देखा था सर फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 में देखा था हमने डीपीएसपी। पार्ट 4 हमने देखा था फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 5 देखा था हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसमें मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर है ना, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, इनफैक्ट जुडिशरी भी आएगा, सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर में आएगा। और पार्ट 6 इज अबाउट द स्टेट, यानी कि पार्ट 5 में हमने यूनियन पढ़ा, पार्ट 6 में हम स्टेट पढ़ रहे हैं और पार्ट 7 जो है कहीं ना कहीं इसमें आपको आगे के प्रोविजंस दिखाई देंगे। एनीवेज वो आप आगे कवर अप करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से पार्ट्स है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो बच्चे सीरियसली शुरू से सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उनको ध्यान में हो रहा होगा, राइट। तो देखो अब ये जो पार्ट है इसमें हमें बेसिकली देखना है कि जो हमारे हाउसेस है ना, राइट, जो अपने लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधानसभा एंड विधान परिषद, बेसिकली वो कैसे बनते हैं, उनका कंपोजिशन क्या है, कितने टाइम तक रहेंगे, कैसे ऑफिसेस है, राइट, क्या प्रोसीजर है, क्या प्रिविलेजेस उनको मिला हुआ, सब कुछ हम पढ़ेंगे। बस एक चीज को याद रखना, मैं आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूं कि जो हमारा डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये 2 जगह पे लगता है। मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको यूनियन पे भी दिखाई देगा और सेम पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको स्टेट पे भी दिखाई देगा। यानी कि यूनियन में आप जैसे पार्लियामेंट पढ़ते हो, यूनियन में जैसे आप पार्लियामेंट पढ़ते हो, स्टेट में वैसे ही आप स्टेट के लेजिस्लेचर पढ़ोगे। सिमिलर पैटर्न पे 90% चीजें सेम होंगी, 10% का ही डिफरेंस है। तो अगर आपने पार्लियामेंट पढ़ा हुआ है तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, नहीं पढ़ा हुआ है तो भी आएगा, बस थोड़ा फोकस होकर देखना और हाथ में कॉपी और पेन लेके जरूर बैठना, सो दैट यू कैन राइट डाउन जो भी नया इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पे फैक्ट दिखाई दे। जस्ट अ सिंपल रिमाइंडर, अगर आप पहली बार आए हैं वीडियो पे और अगर आप इस कंटेंट को रिवाइज करने के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं, यू कैन गो टू द टेलीग्राम चैनल नेम्ड यूपीएससी बाय रुपेश, राइट। टेलीग्राम का चैनल मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, राइट, लिंक पिन कर दिया, वहां से इसको जाकर के पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए अवेलेबल है। इनफैक्ट इससे पहले जो पॉलिटी की 21 क्लासेस हुई हैं उनका भी पीपीटी आपको वहां पे अपलोडेड मिलेगा, दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। चलो भैया वापस से आते टॉपिक पे। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ पे ना एक बहुत कमाल का टॉपिक दिखाई देगा कि आखिरकार में जो स्टेट में हाउसेस होते हैं उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म नहीं है इसका मतलब क्या है, देखो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास में सिर्फ 2 हाउसेस हैं और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास में सिर्फ एक ही हाउस है, मतलब कोई यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए पार्लियामेंट में कितने हाउसेस है, पार्लियामेंट में तो आप बोलोगे सर वहां तो 2 हाउसेस हैं, एक है आपका लोकसभा और एक है आपका राज्यसभा। सो देयर इज यूनिफॉर्मिटी, यस देयर इज यूनिफॉर्मिटी, एक लोकसभा एक राज्यसभा। स्टेट में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कहने का मतलब क्या है सर, मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स के पास में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर यानी कि सिर्फ एक ही हाउसेस है। यानी कि वहां पे आप जाओगे तो गवर्नर दिखाई देंगे और स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली दिखाई देगी। जैसे आपके पास में लोकसभा होता है ना यूनियन में, पार्लियामेंट में, वैसे ही स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली होता है जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, विधानसभा कहते हो, जहां पे बेसिकली जो आपकी गवर्नमेंट होती है स्टेट की उनके मेजोरिटी वाले लोग बैठते हैं। यानी कि वहां पे मेजोरिटी एमएलए उस गवर्नमेंट की होती है, चीफ मिनिस्टर उस हाउस से बिलोंग करते हैं, सब कुछ उसी हाउस में होता है ना। तो ये मेजोरिटी ऑफ स्टेट में आपको पता चलेगा, हमारे देश में क्या पता चलेगा कि सर हमारे पास में एक ही हाउस है, दैट इज स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। लेकिन प्रीसाइजली 6 ऐसे स्टेट्स है, कितने सर, 6 ऐसे स्टेट्स है
जहां पे आपको बाई कैमरल लेजिस्लेचर दिखाई देगा, यानी कि वहां पे आपको 2 हाउसेस दिखाई देगा। यानी कि अगर वहां पे आपको किसी बिल को एक्ट बनाना है, कोई कानून बनाना है, तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होगा, फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास होगा, फिर गवर्नर साहब साइन करेंगे, तो जाकर के वो बिल क्या बनेगा, एक्ट बनेगा। याद करो पार्लियामेंट में कैसे होता है, सर कोई एक नॉर्मल बिल को एक्ट बनाना है, लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, राष्ट्रपति साइन करेंगे तो एक्ट बनेगा। तो वैसे ही आपको सेम दिखाई देगा किसमें, जिन स्टेट्स में सिर्फ 2 हाउसेज है, जिसको हम बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आया कितने ऐसे स्टेट है, सर ऐसे 6 स्टेट्स है, राइट। तो वहां पे क्या क्या दिखाई देगा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड दी गवर्नर। कौन से वो 6 स्टेट्स है, तो वो 6 स्टेट्स है सर, आंध्र प्रदेश नंबर 1, तेलंगाना नंबर 2, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। याद करना टफ नहीं, आसान है। यूपी बिहार आपको याद रहेगा। यूपी बिहार के बाद में, क्योंकि आसपास के स्टेट्स है, आपको सीधा आ जाना है सर थोड़ा सा डेक्कन वाली एरिया में, साउथ के थोड़ा ऊपर, दैट इज महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से ही सर तेलंगाना निकला, तो आंध्र तेलंगाना दोनों में 2-2 हाउसेस है, ये भी याद कर लोगे। महाराष्ट्र के जस्ट नीचे कर्नाटका है लोकेशन, अगर आप देखो तो आपको मोर और लेस कहीं ना कहीं लोकेशन ध्यान में हो जाएंगे। ये 6 स्टेट्स है जहां पे आपके पास में 2 हाउसेस दिखाई देंगे, एक लेजिस्लेटिव असेंबली और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर 2 हाउसेस क्यों बनाए गए, सिर्फ इन्हीं 6 स्टेट्स में क्यों है, बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं है। एक एक करके सबका आंसर मिल जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रहोगे ना। देखो जम्मू कश्मीर में भी सर लेजिस्लेटिव काउंसिल था, बट जम्मू एंड कश्मीर को 2019 में जब स्पेशल स्टेटस हटाया गया तो उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया बेसिकली 2019 में। तो यहाँ का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था खत्म हो गया, है ना। अब जम्मू एंड कश्मीर आपको पता ही सर 2 अलग अलग यूटीज है ना। आर्टिकल 169 क्लियरली आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बोलता है कि जो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट अगर ये चाहे तो किसी स्टेट का लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकती है, और जहां पे ऑलरेडी लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट कर रहा है वहां के लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटा भी सकती है, अगर इफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पासेस रेजोल्यूशन विद स्पेशल मेजॉरिटी। यानी कि सपोज करो कल मध्य प्रदेश को चाहिए कि भाई मेरे पास में दूसरा भी हाउस होना चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होना चाहिए, तो मध्य प्रदेश का अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया जाए कि भैया हमें एक लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए, तो पार्लियामेंट क्या करेगी, सर मध्य प्रदेश को एक लेजिस्लेटिव काउंसिल दे सकती है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, है ना। अगर सपोज करो कल बिहार बोले कि हम अपना लेजिस्लेटिव काउंसिल हटाना चाहते हैं और उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर दिया, पार्लियामेंट हटा देगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो कहीं ना कहीं उस स्टेट को स्पेशल मेजॉरिटी से इसको कवर अप करना है। स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, किससे कैसे प्रोविजन है, सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके क्लास आपको दिया हुआ है, आई थिंक डे 9 या डे 10 में है, उसको एक बार देखना, वहां पे कवर अप कराया हुआ है। बाकी इन वीडियोस को आप 1.5x में देख सकते हो और इसके नोट्स बनाते रहना। बाकी नोट्स तो आपको मैं दे दूंगा। इसको कवर अप करने के बाद में कोई बहुत ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, अपन ने लक्ष्मीकांत पूरा अच्छे से कवर अप किया हुआ। इसके बाद से क्वेश्चन लगेंगे। अभी मैंने 2 दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बीपीएससी का रिजल्ट का एग्जाम हुआ था, बहुत रिसेंट एग्जाम था, 71st बीपीएससी का, सारे क्वेश्चन लग रहे थे। अभी सीडीएस का एग्जाम हुआ, सारे क्वेश्चन लग रहे हैं। अभी यूपीपीसीएस का एग्जाम है, देखना वहां पे भी सारे क्वेश्चन पॉलिटी के लगेंगे, क्योंकि पॉलिटी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स, प्रोवाइडेड कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्लासेस में मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं, बस कंसिस्टेंट रहो, जो भी टॉपिक्स को रिलेट कर रहा हूं उसको रिलेट करते रहो और अपने नोट्स बनाते रहो, रिवाइज करते रहो। दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट एटलीस्ट, है ना। चलो साथ में पीवाईक्यू लगाओ, पीवाईक्यू से आपको पता चलेगा कंटेंट कैसा है, क्वेश्चन लग रहे हैं मतलब अच्छा पढ़ाया गया है, सटीक पढ़ाया है, नहीं लग रहे यानी या तो मैंने ठीक नहीं पढ़ाया या फिर आप ठीक से नहीं समझे, कहीं ना कहीं इशू है ना। चलो, तो बहुत लोग हैं जो सेकेंड चेंबर के फेवर में बोलते हैं, बहुत लोग हैं जो इसके अगेंस्ट बोलते हैं। देखो मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, सेकेंड चेंबर यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल क्यों बनाया गया, तो इसको बनाने का रीजन ये है सर कि लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में अगर सिर्फ हमारे स्टेट में एक ही हाउस है और अगर वही जो डिसीजन ले रहा है वो फाइनल डिसीजन हो जाएगा, तो हो सकता है ना कि लेजिस्लेटिव असेंबली अपने पावर्स को मिसयूज करे। हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है जिसके पास मेजोरिटी है, अब लेजिस्लेटिव असेंबली में जिसके पास में मेजोरिटी है उसकी सरकार है। यही तो डेमोक्रेसी होता है कि सर आपके लोअर हाउस में, स्टेट का लोअर हाउस है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, किसके पास मेजोरिटी है, तो सर इस पार्टी के पास मेजोरिटी है, तो चलो इनके जो मुखिया वो चीफ मिनिस्टर। दिस इज हाउ थिंग्स हैपन, है ना। तो हो सकता है ना कि ये जो पार्टी है यानी कि जो गवर्नमेंट है लेजिस्लेटिव असेंबली में, चूंकि इनके पास मेजोरिटी, इस मेजोरिटी का मिसयूज करे और कोई एक ऐसा बिल पास कर दे जो सभी लोगों के हित में ना हो। हाई चांसेस है ना, जल्दबाजी में कोई बिल पास कर दे, कोई ऐसा बिल पास कर दे जो इल कंसिडरेशन जैसा हो, है ना, हो सकता है ना। तो इसी चीज को चेक एंड बैलेंस करने के लिए बोला गया कि एक दूसरा हाउस बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या बोलते हैं सर इसको हम बोलते हैं सर लेजिस्लेटिव काउंसिल।
अब ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, इसको इसलिए बनाया गया कि थोड़े पढ़े लिखे लोग इसमें रहेंगे, राइट, और इनडायरेक्ट इलेक्शन है, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है लोगों के द्वारा, और ये पर्टिकुलरली ऐसा हाउस है जहां पे अब कोई भी बिल आएगा, चूंकि अब यहाँ पे सपोज करो 100 लोग कानून बना रहे थे और यहाँ पे अपने 50 लोग और ऐड कर दिए, तो पहले जो कानून को 100 लोग बना रहे थे, उस कानून को कितने लोग बनाएंगे, 150 लोग बनाएंगे। तो अगर ज्यादा लोग का पार्टिसिपेशन होगा लॉ मेकिंग में, तो लॉ थोड़ा स्टेबल होगा, थोड़ा अच्छा होगा, थोड़ा कहीं ना कहीं बैलेंस्ड होगा, सभी कम्युनिटीज के होगा। तो ये फेवर में आर्गुमेंट है कि आखिरकार में लेजिस्लेटिव काउंसिल क्यों होना चाहिए। अब इसका अगेंस्ट आर्गुमेंट क्या है, तो इसके अगेंस्ट आर्गुमेंट ये है सर कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली से एक बिल को पास करने में अप्रोक्सीमेटली मान करके चलते हैं, चलो सपोज करो अगर 20 दिन लग रहा है, तो कहीं ना कहीं अब आपने लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिया, अब ये भी 15-20 दिन खाएगा, तो जो बिल 20 दिन में पास हो सकता था, अब उसको पास होने में कितना टाइम लग रहा है सर, लगभग 40 दिन लग जा रहा है। मतलब आपका लॉ मेकिंग का प्रोसेस लंबा हो गया। सो दिस इज अ नेगेटिव पार्ट कि लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होना चाहिए। अगर जो फेवर में होंगे बोलेंगे नहीं होना चाहिए, वो यही बोलेंगे कि सर हमारे लॉ मेकिंग प्रोसेस को और लेंदी कर रहा है और टाइम लगा रहा है। पहले एक ही हाउस से पास होता था तो जल्दी बिल पास हो जाता था, अब वो एक हाउस से पास हुआ, दूसरा में गया, दूसरा पास करेगा तो गवर्नर के पास जाएगा, तो अब टाइम ज्यादा लग रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये कहीं ना कहीं फेवर एंड अगेंस्ट में है, तो इसीलिए स्टेट्स के पास में फ्लेक्सिबिलिटी है सर कि अगर स्टेट्स चाहें तो इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं सर। नाउ कंपोजिशन ऑफ टू हाउसेस, अभी दोनों हाउसेस का कंपोजिशन क्या है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम विधानसभा कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी असेंबली है, क्योंकि लोग जो स्टेट में रह रहे हैं ना, वो डायरेक्टली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। मतलब सपोज करो अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हो, राजस्थान में रहते हो, तो अगर आपके स्टेट में सीएम के लिए है ना, वहां आपकी पॉलिटिकल पार्टी वहां गवर्नमेंट बनानी है, तो जो इलेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं विधानसभा का इलेक्शन। जैसे हम पढ़ रहे थे ना कि अगर सपोज करो हमें सेंटर में इलेक्शन कराना है प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो वो होता है लोकसभा का इलेक्शन। एग्जैक्टली स्टेट में क्या होता है, विधानसभा का इलेक्शन। तो उस पर्टिकुलर इलेक्शन में जितने भी लोग हैं जो 18 वर्ष के ऊपर के, यानी कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जिनका हो चुका है, 18 साल के ऊपर है, उनके पास राइट टू वोट है, वो सब के सब डायरेक्टली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब वो जाते हैं और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, अपना वोट देते हैं, जिसके पास मेजोरिटी ऑफ वोट उनकी सरकार बनती है। आई थिंक ये सबको पता है ना। प्लस सर अब यहाँ पे एक स्ट्रेंथ दे दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली है मिनिमम 60 में लोग होने चाहिए, मतलब मिनिमम 60 एमएलए होना चाहिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, ठीक है, और मैक्सिमम 500 मेंबर्स हो सकते हैं सर, 500 से ज्यादा आप मेंबर स्टेट में नहीं रखेंगे, मतलब 60 से लेके 500। अब ये डिपेंड करता है कि स्टेट कितना बड़ा है और स्टेट कितना छोटा है। ठीक है, तो अब देखो यूपी कितना बड़ा स्टेट है, तो वहां पे ज्यादा एमएलए होंगे, है ना। गोवा, सिक्किम कितने छोटे छोटे स्टेट्स हैं, तो वहां पे कम होंगे। इसमें भी एक्सेप्शन में किसको दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश, है ना, सिक्किम, गोवा, मिजोरम, नागालैंड, मतलब कुछ ऐसे स्टेट्स जहां पे लोगों की आबादी कम है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज कम है, और वहां पे चुने गए एमएलए की संख्या कम है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में तो बोला गया कि 60 से कम नहीं हो सकते, लेकिन गोवा में कितने, 30 है। रीजन क्या, तो सर रीजन गोवा बहुत छोटा है। अब आप गोवा में कितने ही एमएलए रख लोगे, समझो, मतलब ये डिपेंड करता है कि वहां पे आबादी कितनी है और वो कितना बड़ा एरिया है। गोवा छोटा सा है, पॉपुलेशन कम है वहां पे, है ना, टूरिस्ट आते रहते हैं, टूरिस्ट उनका मेन कहीं ना कहीं से सोर्स ऑफ इनकम है, तो वहां पे 30 लोग बहुत ज्यादा है, वहां पे 60 करना इज नॉट पॉसिबल। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है, तो एक्सेप्शंस भी ध्यान में रखेंगे, इसलिए मैंने एक्सेप्शंस के सामने उनके नंबर्स भी कोट कर दिए हैं, ताकि क्वेश्चन कितने भी डिटेल में आए आपसे गलत नहीं होना चाहिए। दैट इज द पर्पस। एक बार आपने आए पावर आइज पे अपने क्लास देखा, तो यू शुड बी ऑन कंडीशन कि भैया वो पावर आइज से पावर मिल चुका है मुझे, अब मैं एग्जाम में अच्छा करके आने वाला, वो वाला सीन होना चाहिए, है ना। चलो, फिर एक नॉमिनेटेड मेंबर का क्लॉज था, मतलब राष्ट्रपति लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करते थे, राइट। वो थे सर एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन मतलब कुछ ऐसे भारतीय जिनके रूट्स इंग्लैंड से, एंग्लो इंडियन लोग थे, उनको नॉमिनेट किया जाता था, यानी कि राष्ट्रपति सीधा उनको चुन करके हाउस में भेजते थे, उनको इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ता था। ये सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ नहीं है, ये लोकसभा के साथ में भी था, लेकिन इसको हटा दिया गया। दिस प्रोविजन हैज बीन रिमूव्ड। इसको 104th अमेंडमेंट हुआ, 104 संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 104 Constitution Amendment Act of the year 2019. This particular act removed the nomination of Anglo-Indian members in the Legislative Assembly. As simple as that. ठीक है, चलो अब अगर अपन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, तो सर पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स का रेशियो दिया गया है कि भैया जितने पॉपुलेशन उस हिसाब से अपन सीट का रेशियो दिया। मैं आपको पिछली क्लासेस में भी एक्सप्लेन कर चुका, मैं फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज करो एक जगह ए है और एक जगह बी है, इस जगह पे 100 लोग रहते हैं और ये 100 लोग अपने लिए 10 लोग को चुन रहे हैं, है ना। इस जगह पे सर 40 लोग रहते हैं और ये 40 लोग अपने लिए 4 लोग को चुन रहे हैं। अब सपोज करो ये जो 100 लोग हैं, इनमें से सर 20 लोग जगह बी पे माइग्रेट करके कितने पे चले गए, यहाँ पे सर 20 लोग चले गए, तो यहाँ पे एग्जैक्टली कितने हो गए, 60 लोग हो गए। और अभी भी ये 60 लोग को कितने लोग माइग्रेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्लियामेंट में, या फिर
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सर 4 ही लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर 20 चले गए तो यहाँ पे 80 लोग हैं, 80 लोग को अभी भी कितने ही लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, 10 लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक डिसबैलेंस दिखाई दे रहा है, एक मिसमैच दिखाई दे रहा है। मतलब पहले जो सिस्टम था वो ये था कि हर 10 इंसान को एक इंसान रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रेशियो था कि मतलब 10 लोग अपने में से एक इंसान अपना रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे जो कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर के बैठेगा, ये वाला रेशियो था। अब वो रेशियो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ, यहां से लोग माइग्रेट कर गए, राइट, चुने गए लोगों की संख्या सेम है और पॉपुलेशन कम हो गई। बाकायदा जब यहाँ पे 80 लोग हो गए तो इनका सीट भी तो 8 होना चाहिए था ना, कि अब ये 8 ही लोग को चुनेंगे। और यहाँ पे सर अगर 60 लोग हो गए तो इनको ज्यादा सीट देना चाहिए था कि 6 लोग को चुनेंगे, अभी भी ये 4 ही चुन रहे हैं। तो इसीलिए डिलिमिटेशन कमीशन आता है। और डिलिमिटेशन का कमीशन क्या है कि जब भी सेंसस होगा 10 साल में तो पॉपुलेशन का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आबादी कहां ज्यादा हो रही, कहां कम हो रही, उस हिसाब से सीट्स को कम या ज्यादा करेंगे। अब जिस जगह पे आबादी बहुत बढ़ गई तो वहां पे रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएंगे, जहां आबादी घट गई वहां के रिप्रेजेंटेशन को कम कर देंगे। तो पॉलिटिकली कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टेप है, इनिशिएटिव है, लेकिन इससे बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। अब इसका मैं आपको प्राइम एग्जांपल ऑलरेडी पार्लियामेंट के चैप्टर में दे सकता हूं, मैं फिर से दिया हुआ, मैं फिर से बता रहा हूं। सपोज करो साउथ इंडिया स्टेट्स है, अब साउथ इंडियन स्टेट्स ने बिकॉज ऑफ गुड लिटरेसी, पढ़े लिखे लोग वहां पे ज्यादा, उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स पे काम किया। अब कल अगर डिलिमिटेशन हो तो आपको पता चलेगा सर नॉर्थ इंडिया में आबादी लोगों की ज्यादा है, तो नॉर्थ इंडिया को आप ज्यादा सीट दे दोगे पार्लियामेंट में, है ना, साउथ इंडिया से आप सीट कम दे दोगे, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, मिसमैच नहीं हो गया कि नॉर्थ इंडियन का ज्यादा डोमिनेंस है पॉलिसी मेकिंग में, साउथ इंडियन का डोमिनेशन थोड़ा कम है। तो ऐसे पॉलिटिकल क्राइसिस भी हो सकते हैं, इसीलिए डिलिमिटेशन कमीशन ने भी अपने आप को फ्रीज किया हुआ है। उन्होंने बोला हुआ है कि 2003 तक, है ना, हम अपने आप को क्या कर रहे हैं अभी, फ्रीज कर 2026 तक बेसिकली, राइट, ये अलग प्रोविजन है सर, इन्होंने 2026 तक अपने आप को फ्रीज कर दिया हुआ है कि 2026 के बाद हम कहीं ना कहीं सीट को रीएडजस्ट करेंगे। अब अगले साल आपके एग्जाम का टॉपिक हो सकता है डिलिमिटेशन कमीशन, अगले साल देखते हैं डिलिमिटेशन कमीशन बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर सेंसस होना चाहिए, अभी तो सेंसस ही नहीं आया ठीक तरीके से, तो क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे, ये नंबर अभी और आगे जाएगा। एनीवेज अगले साल फिर से न्यूज में आएगा, देखना, दैट इज फॉर श्योर, और एग्जाम में भी आएगा। प्लस जो एससीज और एसटीज हैं इनका रिजर्वेशन भी कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव असेंबली में दिया जाता है, और अभी इसको 2030 तक एक्सटेंड कर दिया गया था 104 अमेंडमेंट के द्वारा 2019 में, 2030 में ये फिर से एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सर, हमारे देश में एक बार रिजर्वेशन लगता है तो फिर वो एक्सटेंड होते रहता है, तो वो रिजर्वेशन आगे एक्सटेंड होना नेचुरल है। चलो अगर हम आगे आएंगे तो आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल दिखाई देगा, दैट इज द विधान परिषद। अब विधान परिषद वही दूसरा वाला हाउस जिसके बारे में बता रहा था ना कि यहाँ पे लोग होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, क्योंकि सर कहीं ना कहीं आपकी पॉलिसी मेकिंग अच्छी होगी कहीं, और दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, तो इसके प्रोस एंड कॉन्स दोनों है। तो ये सर इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, आर दे इलेक्टेड डायरेक्टली, नो सर, दे आर कंप्लीटली इनडायरेक्टली इलेक्टेड पीपल। और इनका स्ट्रेंथ क्या है, तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी लोग होंगे उनके 1/3 लोग मैक्सिमम लेजिस्लेटिव काउंसिल में होंगे। मतलब सपोज करो अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में सर 120 लोग हैं तो ये मैक्सिमम आप समझ जाओ यहाँ पे 40 लोग ही होंगे, राइट। तो 120, तो मैं आपको एक मतलब एक दूसरा नंबर लेकर के बता रहा हूं, सपोज करो अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में 210 लोग हैं तो इनके पास में मैक्सिमम कितने होंगे, 70, है ना। और देखो मिनिमम इन्होंने दिया हुआ है 40, मतलब इनका ही कहना है कि मिनिमम लेजिस्लेटिव काउंसिल में 40 मेंबर होने चाहिए, और मैक्सिमम लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने होने चाहिए सर, मैक्सिमम होने चाहिए आपके पास में 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसी के बीच में यहाँ पे नंबर एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई देगा, किसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। प्लस एक्सेप्शंस तो हर जगह, तो खैर वो तो अलग सी बात है। अच्छा अब अगर सपोज करो लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसी को चुनना है, हमें इलेक्शन करना है, तो इसके जो मेंबर्स होंगे इनको क्या बोलेंगे, एमएलए बोलेंगे, नहीं सर, इनको हम बोलते हैं एमएलसी, आप सभी ने नाम सुना होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। एमएलए क्या है, तो एमएलए इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये काउंसिल है, असेंबली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एमएलसी का इलेक्शन होता है, कैसे इलेक्शन होगा, तो इनके इलेक्शन में जो लोकल बॉडीज है जैसे पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज, वहां से 1/3 वोट आता है, प्लस 1/12 वोट वहां के ग्रेजुएट्स देते हैं जो 3 साल वहां पे रह चुके हैं, एक स्टेट में ग्रेजुएशन कर रहे हैं। 1/12 सीट वहां के टीचर्स, मतलब 1/12 टीचर्स के द्वारा वोट आता है, तो 1/12 कितना हो गया सर, ये 1/6 हो गया, है ना। फिर आपको यहाँ पे 1/3 एमएलए के द्वारा वोट आएगा, और 1/3 लोगों को जो आपके गवर्नर साहब है वो नॉमिनेट करेंगे कुछ ऐसे इंसान को जो लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में, सोशल सर्विस में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इनको यहाँ पे नॉमिनेट किया जाएगा। तो आप सबको जोड़ोगे तो टोटल विल बी 1, मतलब इस तरीके से यहाँ पे इलेक्शन होता हुआ नजर आता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आया कि आउट ऑफ ऑल, इन सभी में से जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड, मतलब इनडायरेक्टली नॉमिनेट कितने लोग किए गए,
राष्ट्रपति के द्वारा, तो आप बोलोगे सर नॉमिनेटेड आर 1/6 पीपल, नॉट राष्ट्रपति, सॉरी, गवर्नर के द्वारा। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर साहब नॉमिनेट करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो गवर्नर है वो कितने लोगों को नॉमिनेट कर रहे हैं, तो सर 1/6 लोग नॉमिनेटेड हैं। और इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर कितने आ रहे हैं, सर 5/6 इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर के आ रहे हैं। अब इस नंबर पे भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इन इक्वेशंस को थोड़े अच्छे से देखेंगे, ठीक है। मैनर ऑफ इलेक्शन कैसा है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इनडायरेक्ट इलेक्शन अपन क्यों कहते हैं सर, इनडायरेक्ट इलेक्शन हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें आम जनता, मेरे और आपकी तरह हम लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। वहां पे कुछ लोग हैं जिनको कुछ कंडीशंस दिए गए वही पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे वहां पे सपोज करो जो क्या बोलते हैं लोकल बॉडीज हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, हर इंसान वोट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम इनडायरेक्टली इलेक्शन भी कहते हैं। दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब देखो जो ड्यूरेशन है हाउसेस का 5 साल है, राइट, जैसे लोकसभा में था। इसको भी गवर्नर साहब डिसॉल्व कर सकते हैं। गवर्नर कैसे डिसॉल्व कर देंगे, क्या गवर्नर का लोक लेजिस्लेटिव असेंबली को जब उनका मन करेगा डिसॉल्व कर देंगे, नहीं सर। जब चीफ मिनिस्टर खुद आकर के बोले कि सर हम रिजाइन कर रहे हैं, तो गवर्नर साहब डिसॉल्व करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट, क्योंकि चीफ मिनिस्टर अगर रिजाइन करे इसका मतलब पूरी सरकार गिर गई, तो गवर्नर आएंगे और उसको क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, है ना। देखो अगर नेशनल इमरजेंसी लगता है, नेशनल इमरजेंसी लग गया मतलब एक बहुत कुछ अनफोर्सिंग सर्कमस्टांस हो गया, भारत किसी दूसरे देश के साथ युद्ध पे चला गया, या फिर देश के किसी कोने में आर्म्ड रेबेलियन हो गया, लोगों ने बंदूक के साथ किसी औजार के साथ रेबेल कर दिया, नेशनल इमरजेंसी अगर किसी भी ग्राउंड पे लगता है, तो 1 साल के लिए उसका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाता है कि भैया 1 साल, मतलब 5 साल आपका टाइम था, है ना, आपकी सरकार के, अब आप 1 साल और रूल कर पाओगे, 6 साल तक आप वहां पे रहोगे। क्यों, क्योंकि इस 1 साल को इसलिए एक्सटेंड किया गया क्योंकि इमरजेंसी में इलेक्शन कराना इज नॉट पॉसिबल। इलेक्शन का काम कभी भी नॉर्मलिटी में होता है, तो वहां पे 1 साल का एक्सटेंशन मिलता हुआ नजर आता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो सर परमानेंट बॉडी है, जैसे राज्यसभा था, है ना, इसमें 1/3 मेंबर हर 2 साल रिटायर होते हैं। अब आप याद करो मैंने आपको राज्यसभा में क्या बताया था, इनका टोटल कितना है सर, 6 साल का टर्म है। तो अब इस चीज को ध्यान रखना, 2 साल प्लस 2 साल प्लस 2 साल कितना हुआ, 6 साल। अब हर 2 साल में 1/3 लोग रिटायर हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 1/3 रिटायर हो रहे हैं और 1/3 इलेक्शन करके आ रहे हैं। अब आप ये सोचो कि यहाँ पे जो इंसान रिटायर हुआ, तो यहाँ पे 1/3 इलेक्ट होकर के आए, ये नए इलेक्ट होकर के लोग आए, 1/3 रिटायर हुए तो इतने ही लोग इलेक्ट होकर के आए। अब इन लोगों का 6 साल का पूरा होगा, तो सर ये 2 साल 4 साल 6 साल। अब ये जो है इनका 6 साल यहाँ पूरा होगा, तो यहाँ पे रिटायर करेंगे, फिर 1/3 लोग यहाँ पे नए इलेक्ट होकर के आएंगे। जो यहाँ पे इलेक्ट होकर के आएंगे वो 2 साल 4 साल 6 साल, मतलब क्या है सर, हर 2 साल पे 1/3 लोग रिटायर हो रहे हैं, और जितने 1/3 रिटायर हो रहे हैं उतने ही 1/3 इलेक्ट भी हो रहे हैं। तो इनका आपको पता चलेगा सर टेन्योर क्या है, 6 साल है, और 1/3 मेंबर्स हर 2 साल पर रिटायर हो रहे हैं। अभी जो नए मेंबर्स आ रहे हैं, क्या ये डायरेक्टली इलेक्टेड है, नहीं, दे ऑल आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो ये फैक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज एट एनी कंडीशन, इवन एट वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियोस को गलत नहीं करेंगे, है ना। अच्छा, मेंबर अगर आपको बनना है लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल का, तो क्या बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो क्वालिफिकेशन में तो भैया आप तो पहले भारत के नागरिक होने चाहिए, है ना, यू शुड बी ए सिटीजन ऑफ नेशन, प्लस असेंबली के स्टेट लेजिस्लेचर की अपन बात कर रहे हैं। दूसरा है आप ओथ लेंगे संवैधानिक रूप से देश के इंटीग्रिटी को लेकर के, आपका एज 25 साल होना चाहिए असेंबली के लिए और 30 वर्ष होना चाहिए काउंसिल के लिए। एग्जैक्ट कॉपी एंड पेस्ट है, आप याद करो लोकसभा एंड राज्यसभा का, लोकसभा में 25 साल चाहिए था, राज्यसभा में 30 साल चाहिए था। फटाफट सब लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि सर प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए मिनिमम एज क्या है, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, सबको पढ़ाया हुआ है, पिछली क्लास में गवर्नर भी पढ़ाया था और प्रेसिडेंट भी पहले पढ़ा चुका हूं। फटाफट सब लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। एडिशनल क्वालिफिकेशन और क्या बताया गया कि सर जिस स्टेट से वो खड़े होते स्टेट में वो इलेक्टर होने चाहिए, मतलब वो इलेक्शन वहां पे पार्टिसिपेट किया, उन्होंने वोट डाला हो, इलेक्टर के रूप में उन्होंने काम किया हुआ हो, ये एक मिनिमम क्वालिफिकेशन एडिशनल क्वालिफिकेशन है। डिसक्वालिफिकेशन, अब कोई इंसान एमएलए या फिर एमएलसी बन चुका है, लेकिन अब हम उसको हटा रहे हैं उस पोस्ट से कि अब आप एमएलए नहीं है, क्यों, क्योंकि आप कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काम कर रहे हैं, मतलब आप किसी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में, जहां से आपको फायदा आ रहा है। अब सपोज करो मैं एमएलए हूं, मेरा काम तो है कि भैया मैं सबको एक समान रिप्रेजेंट करूंगा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, सबके भलाई के बारे में सोचूंगा। अब मैं अगर किसी पहले ही दफ्तर से एसोसिएटेड हूं, मुझे कहीं से इनकम आ रहा है, तो मैं हमेशा कोई भी स्कीम लानी होगी, कोई भी पॉलिसी लाना होगा, तो मैं बाकियों से ज्यादा उसके बारे में सोचूंगा जहां से मुझे मॉनेटरी बेनिफिट है, जो मेरे लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, यानी कि मैं अपने काम के साथ जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। दैट इज द रीजन व्हाई आई विल बी डिस्क्वालिफाइड।
तो मैं आपको बार बार बताता हूं, पॉलिटी में एवरीथिंग हैज अ रीजन, राइट, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या रीजन हो सकता है। सो अंडरस्टैंड दैट डिस्क्वालिफिकेशन के लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक सीधा रीजन है। दूसरा अनसाउंड माइंड, है ना, पागल हो गए, अनसाउंड माइंड, कभी आपका दिमाग काम नहीं कर पा रहा, या फिर आप बैंकरप्ट हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, या फिर आप अपनी सिटीजनशिप आपकी चली गई, आप नागरिक ना रहे, तो इन सभी कंडीशन में आप एमएलए या फिर एमएलसी नहीं रहेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट, है ना, तो आप स्टेट कवर अप कर रहे हैं। पार्लियामेंट वाले चैप्टर 2 घंटे में मैंने पूरा पार्लियामेंट पढ़ाया था, यहाँ पे मैंने इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया था, ठीक है। चलो जी भैया, कन्विक्शन देखो, अगर आपको 2 साल से ज्यादा का जेल हो गया है करप्शन के केस में, या फिर कुछ भी ऐसा, या फिर आप दुश्मनता बढ़ा रहे हैं, एनमिटी प्रमोट कर रहे हैं, दुश्मन देश के साथ आपके संबंध अच्छे हैं, आप उनको मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं, सीधा डिस्क्वालीफाइड। डिस्क्वालीफाइड क्या, छोड़ो आपकी नागरिकता भी चली जाएगी, वो इतना सीरियस क्राइम है ना। अगर आपने इलेक्शन एक्सपेंस को फाइल नहीं किया तो भी आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। डिफेक्शन ऑफ 10th शेड्यूल, मैंने आपको पार्लियामेंट में पढ़ाया था, कहने का मतलब क्या है, सपोज करो आपने एक पार्टी ए को ज्वाइन किया था, आपने एक पार्टी ए से सीट लेकर के इलेक्शन लड़ा और आप पार्टी ए के द्वारा इलेक्शन जीत गए। अब आप इलेक्शन जीत करके आप पार्टी बी ज्वाइन कर गए, तो इस ग्राउंड पे भी आपको हटाया जा सकता है, आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। रीजन क्या है सर, आम जनता ने आपको क्यों वोट किया, क्योंकि आप पार्टी ए से जुड़े थे, आम जनता को पार्टी ए की आइडियोलॉजी बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए लोगों ने आपको वोट किया। अब आप इलेक्शन जीत करके आप पार्टी बी में चले गए, और पार्टी बी की आइडियोलॉजी तो I2 है, इनकी आइडियोलॉजी I1 थी, तो लोगों के साथ धोखा हो गया ना, लोगों ने तो आपको ये सोच करके वोट दिया, अब बाद में ये ज्वाइन कर गए। तो इस तरीके से अगर आप पार्टी स्विच कर रहे हैं, जिसको 1980s के टाइम पीरियड में कहा गया था आया राम गया राम, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट कोट पॉपुलर थे उस टाइम पीरियड में, जिसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन को ऐड किया गया, राइट, इसको संविधान में ऐड किया गया। तो अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आप अब एमएलए नहीं रहेंगे, फिर एमएलसी नहीं रहेंगे, आपको आपके पद से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और डिस्क्वालीफाई करने का पावर किसके पास है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में आपके स्पीकर डिस्क्वालीफाई करेंगे और लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपके चेयरमैन डिस्क्वालीफाई करेंगे। लेकिन एक बहुत कमाल की चीज है सर, इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी कि आप कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि स्पीकर साहब ने गलत रूप से अपने पावर का मिसयूज करके आपको डिस्क्वालीफाई किया है, तो आप स्पीकर के अगेंस्ट या चेयरमैन के अगेंस्ट कोर्ट में आकर के बात कर सकते हैं। जुडिशरी उस केस को अच्छे से देखेगी, अगर जुडिशरी को लग रहा है सही बात है आपके साथ में धोखा हुआ है, तो जुडिशरी कहीं ना कहीं आपके डिस्क्वालिफिकेशन को टर्मिनेट भी कर देगी। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं, राइट, कि जो 10th शेड्यूल में स्पीकर चेयरमैन के पास पावर है, इज दैट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू? यस, दैट इज सब्जेक्ट टू दी जुडिशियल रिव्यू, है ना। देखो कितना, मतलब कितना इनरिच्ड कंटेंट है, एवरीथिंग यू विल फाइंड हियर, एवरीथिंग, राइट। दूसरी चीज सर, ओथ अफर्मेशन का क्या सीन है, तो आप गवर्नर साहब के सामने ओथ लेंगे, या फिर गवर्नर किसी को आप ऑथराइज करते हैं तो आपको उनके सामने ओथ लेना पड़ेगा, है ना, कसम लेना पड़ेगा। ओथ क्या है कि आप संविधानिक के प्रति बहुत ही श्रद्धा निष्ठा के साथ, फेथ के साथ काम करेंगे, राइट। आप कहीं ना कहीं देश की अखंडता को, राइट, सॉवरेनिटी को उठा करके रखेंगे, मतलब प्रमोट करेंगे, प्लस अपने ड्यूटी को बहुत ही फेथफुल तरीके से डिस्चार्ज करेंगे। बहुत अच्छी चीज है सब, है ना, मतलब आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पद के लिए क्या है, अकाउंटेबल रहेंगे। वेकेशन ऑफ सीट, आपकी सीट कब चली जा सकती है, अगर सपोज करो डबल मेंबरशिप, मतलब क्या है, आप एमएलए थे, आप एमएलसी का भी इलेक्शन में खड़े हुए, आप दोनों में जीत गए। अब आप दोनों सीट, अगर आप, मतलब एक ही इंसान एमएलए से भी एक सीट जीत चुका है, एमएलसी से भी एक सीट जीत चुका है, तो उसको एक सीट को छोड़ना पड़ेगा, राइट। तो वहां पे एक सीट क्या हो गया, आपकी वैकेट हो गई। डिस्क्वालिफिकेशन, अगर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, है ना, स्पीकर महोदय के द्वारा किसी भी ग्राउंड पे, वो 10th शेड्यूल हो या फिर कोई भी रीजन हो, आपको हटा दिया गया, सीट एक खाली हो गई, या फिर आपने रिजाइन कर दिया, सीट खाली हो गई, या फिर आप 60 दिन तक एब्सेंट थे और आपने कोई परमिशन नहीं लिया था, आपने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, आप 60 दिन तक कहाँ है। अगर सपोज करो, हो सकता है ना सर आपका एक्सीडेंट हो गया, आप 6 महीने तक नहीं आ पा रहे असेंबली, लेकिन आपने पहले बताया हुआ कि मुझे, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं नहीं आ सकता, कोई बात नहीं है। आप फॉरेन गए हैं, आपका एग्जाम है, टूर पे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपने पहले परमिशन ले लिया है, कोई बात नहीं, आप गायब है, आपने ना परमिशन लिया ना आपने बताया, 60 दिन तक आपको कोई अता पता नहीं है, तो सीट चली जाएगी। बिकॉज दैट शोज कि आप कितने लेजी और कितने अनअकाउंटेबल इंसान है, राइट, यू कैन नॉट डिजर्व दैट पोजिशन दैट। फिर अदर केसेस में देखो, अगर आपका इलेक्शन ही वॉइड कर दिया गया, मतलब ऐसा बोला गया कि आपका इलेक्शन ही गलत रूप से हुआ है, राइट, या फिर आपको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर के पद पे इलेक्ट कर लिया गया, तो अब तो आपकी ये सारे पोस्ट आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत बड़े पोस्ट है, दे आर द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उनमें से किसी में भी इलेक्ट किया गया तो आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो जी भैया, नेक्स्ट देखते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अच्छा, अब मैंने आपको पार्लियामेंट में भी पढ़ाया था प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, एग्जैक्टली सेम यहाँ पे दिखाई देगा। लेजिस्लेटिव असेंबली में आपको स्पीकर दिखाई देंगे, जो कहीं ना कहीं असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। पावर देखो तो क्या काम है इनका, कहीं ना कहीं असेंबली का, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली का जो ऑर्डर है, डेकोरम है, उसको मेंटेन करना है, राइट। फाइनल इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब संविधान से संबंधित कोई भी चीज को इंटरप्रेट करना है हाउस में,
तो जो स्पीकर बोलेंगे सबको मानना पड़ेगा। मनी बिल, मैं आपको मनी बिल पढ़ा चुका हूं, ऐसा बिल जो कहीं ना कहीं टैक्स पावर से संबंधित इश्यूज को डील करता है। CFI, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से पैसा निकालने से संबंधित इश्यूज को डील करता है। बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था पार्लियामेंट में, राइट। अगर इनमें से किसी भी मुद्दे को डील करता है तो उसको मनी बिल का दर्जा देने का काम किसका है सर? वो भी स्पीकर साहब का। मतलब अगर स्पीकर साहब बोलेंगे कि हाँ जी भैया ये मनी बिल है, तभी वो मनी बिल हाउस में इंट्रोड्यूस होगा, अदरवाइज वो बिल इंट्रोड्यूस नहीं होगा। स्पीकर के पास इतना पावर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। प्लस एंटी डिफेक्शन केसेस हो गया। कास्टिंग वोट बहुत कमाल की चीज है। मतलब स्पीकर साहब एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी वोट नहीं देंगे। मतलब जैसे वोटिंग होता है ना, तो स्पीकर बोलते हैं ना कि चलो ये वाला बिल आया है, कितने लोग इसके फेवर में हैं, कितने लोग अगेंस्ट में हैं, तो सब लोग वोट देते हैं। उस टाइम पे स्पीकर वोट नहीं देंगे। लेकिन अगर सपोज करो दोनों का वोट टाई हो गया, मतलब ए वाले जो थे जो बोल रहे थे कि हम इस बिल के फेवर में हैं, और बी वाले थे जो बोल रहे थे हम इस बिल के फेवर में नहीं है, दोनों का वोट बराबर हो गया, तो उस टाइम पीरियड पे ही सिर्फ स्पीकर के पास वोटिंग पावर है, जिसको आप क्या बोलते हो? यू कॉल दिस एज द कास्टिंग वोट। तो स्पीकर अपना एक वोट डाल करके फाइनली इंटरप्रेट करेंगे कि ये बिल पास होगा या फिर नहीं होगा। सो कास्टिंग वोट इज देयर विद द स्पीकर महोदय, राइट। प्लस अगर सपोज करो कोई भी कमेटी बनाई जा रही है, उसको अपॉइंटमेंट में भी स्पीकर के पास में अच्छा खासा पावर है, राइट। डिप्टी स्पीकर हमेशा स्पीकर साहब के एब्सेंस में काम करेंगे। वैसे ही आपको काउंसिल में कौन दिखाई देंगे? चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दिखाई देंगे। ये काउंसिल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। इनके सारे पावर्स स्पीकर की तरह ही, मतलब जैसे स्पीकर अपने हाउस में डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, डिफेक्शन हो गया, जो भी मुद्दे देख रहे हैं सब कुछ सेम है। बस एक डिफरेंस ये है सर कि जब भी मनी बिल आएगा ना, तो मनी बिल सिर्फ और सिर्फ आपके स्पीकर ही डिसाइड कर सकते हैं। चेयरमैन के पास कोई पावर नहीं है मनी बिल को डिसाइड करने के लिए। क्यों? क्योंकि मनी बिल जो है वो पैसे से संबंधित बिल है। ऐसा अगर कोई भी बिल आता है, लिसन दिस केयरफुल एवरीवन ऑफ यू, ऐसा कोई भी बिल आता है तो उसमें सारा पावर लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के पास है। वो बिल का लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई पावर नहीं। इनफैक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल में 14 दिन के अंदर में उस बिल को रिटर्न करना होता है। मैं आपको ये सब पढ़ा चुका हूं पार्लियामेंट वाले केस में, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या स्पीकर के पास ज्यादा पावर दिखाई देगा। सेशंस ऑफ क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर जो बैठती है ना, उसके कुछ अलग अलग सेशंस होते हैं। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अभी बीपीएससी में क्वेश्चन था और मैंने पार्लियामेंट में सेम टॉपिक पढ़ाया था आपको, राइट। एकदम कट कॉपी पेस्ट था वो क्वेश्चन। देखो क्या लिखा हुआ है, पार्लियामेंट को समन करना, पार्लियामेंट कह रहा हूं सॉरी, स्टेट लेजिस्लेचर, अपने स्टेट पढ़ रहे हैं तो आपके स्टेट के हाउसेस को समन करना। समन करने का मतलब है सर उसको बुलाना कि चलो भैया हमारा सेशन चल रहा है, हमें बैठ करके डिस्कशन करना है, कोई नया बिल पास करना है, किसी मुद्दे पे डिस्कशन करना है, तो उसको हम समन करना बोलते हैं। समन करने के लिए कौन बोलेंगे? गवर्नर साहब बोलेंगे। और ऐसा कहा गया है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है एटलीस्ट साल में 2 बार तो बैठना ही चाहिए। क्या है? एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, मैक्सिमम गैप यानी कि 6 महीने हो सकता है। अब अगर आप साल में 2 बार बैठ रहे हैं तो मैक्सिमम गैप क्या हो सकता है? 6 महीने हो सकता है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आपको 3 बार साल में बैठना चाहिए। जैसे कि बजट सेशन हो गया जो शुरुआती दौर में आता है, जो सबसे बड़ा सेशन होता है, हमेशा याद रखना बजट सेशन सबसे बड़ा सेशन होता है। उसके बाद से आपको पता चलेगा सर मॉनसून सेशन है, उसके बाद आपको पता चलेगा सर विंटर सेशन। ऐसे 3 सेशंस लगते हैं। तो इन 3 में से एटलीस्ट 2 बार तो पार्लियामेंट को यूनियन में यानी कि और स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर को एटलीस्ट 2 बार तो बैठना ही पड़ेगा। यानी कि मैक्सिमम गैप इनके बीच का कितना हो सकता है? सो दैट कैन बी 6 मंथ एट मैक्स, है ना। तो समन करने का पावर स्पीकर महोदय के पास है। एडजर्न करने का पावर, एडजर्न मतलब क्या होता है? आपका जो हाउस है, राइट, उसके सीटिंग को खत्म करना, राइट, यानी कि उसकी सीटिंग को खत्म करना। अब देखो सपोज करो आज हमारा हाउस बैठा है, हम डिस्कशन कर रहे हैं एक टॉपिक पे, वो डिस्कशन हमारा खत्म हो गया जल्दी, राइट। अब आज हमें 6 घंटे बैठना था, लेकिन हमने 6 घंटे का काम 2 घंटे में ही कर लिया, तो हम बोलेंगे कि हम हाउस को क्या कर रहे हैं? एडजर्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? एडजर्न कर रहे हैं। एडजर्न मतलब हमने उसकी सीटिंग को कैंसिल कर दिया। तो सीटिंग को कैंसिल करने का पावर किसके पास है? तो ये है आपके स्पीकर और चेयरमैन के पास। यानी कि अगर आप लेजिस्लेटिव असेंबली में है तो स्पीकर महोदय, लेजिस्लेटिव काउंसिल में है तो चेयरमैन महोदय। लेकिन हाउस को समन करना है, बैठाना है, तो पावर स्पीकर और चेयरमैन के पास नहीं है। किसके पास है? गवर्नर के पास है। सिमिलर रूप में ये पावर आपको पार्लियामेंट में किसके पास होगा? प्रेसिडेंट के पास होगा। एकदम पैरेलल चल रहा है पार्लियामेंट, है ना। देखो एडजॉर्नमेंट साइंड है, मतलब सर 6 महीने 6 घंटे का काम हमने 2 घंटे में कर लिया, तो हमने सिटिंग कैंसिल कर दिया और हमने ये नहीं बताया कि हमें कब मिलना है, कल मिलना है, परसों मिलना है, अगले हफ्ते मिलना है। अगर वो डेट क्लियर नहीं तो उसको हम बोलते हैं एडजॉर्नमेंट साइंड है, यानी कि टर्मिनेशन फॉर इनडेफिनिट पीरियड। हमें पता ही नहीं हमें कब लास्ट बुलाना, नेक्स्ट कब बुलाना है। फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में, एडजॉर्नमेंट साइंड है कौन करेगा? गवर्नर करेंगे, स्पीकर चेयरपर्सन करेंगे? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एवरी वन ऑफ यू। ठीक है। प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन का मतलब होता है कि हमारा पूरा का पूरा स्टेट लेजिस्लेचर बैठा था एक सेशन में। अब वो सेशन समझ कर सोचो लगभग 1.5 महीने का हो। कितना हो सर? 1.5 महीने। हम 1.5 महीने के लिए हमें बैठना था, हम 1.5 महीने बैठ गए, हमारा सेशन कंप्लीट हो गया।
अब हम अपने हाउस को क्या करेंगे, प्रोरोगेशन करेंगे, यानी कि प्रोरोग करेंगे, यानी कि अपने हाउस को बंद करेंगे। अब हम उनको बोलेंगे अब हमारा ये वाला सेशन हो गया, हाँ जी सर हो गया, अब हमें मिलना है 2 महीने बाद या 3 महीने बाद अगले सेशन में, तो उसको बोलते हैं हाउस को प्रोरोग करना, प्रोरोगेशन। ये कौन करेंगे, गवर्नर करेंगे, मतलब इसके बाद से सेशन खत्म हो गया। तो इसको याद रखना, एक होता है सेशन खत्म करना, राइट, जो गवर्नर कर रहे हो, और एक होता है उस दिन की बैठक को खत्म करना, जिसको टर्मिनेशन कहते हैं, या फिर जिसको हम क्या एडजर्नमेंट या एडजर्नमेंट साइन एंड डाई कहते हैं। तो ये कौन कर रहा है सर, ये आपके स्पीकर और चेयरपर्सन कर रहे हैं। बैठक को कैंसिल करने का पावर किसके पास है, स्पीकर और चेयरपर्सन के पास, लेकिन पूरा सेशन को कैंसिल करने का पावर किसके पास है, सर गवर्नर के पास है। और ये पार्लियामेंट के केस में पावर प्रेसिडेंट के पास है, समझो इस चीज को, ठीक है। और डिसोल्यूशन तो आपको पता ही है सर, कि अगर सपोज करो असेंबली में चीफ मिनिस्टर साहब ने बोल दिया हम रिजाइन कर रहे हैं, पूरा हाउस डिसॉल्व हो जाएगा, और डिसॉल्व कौन करेंगे, आपके गवर्नर साहब करेंगे, है ना। चलो, इफेक्ट ऑन डिसोल्यूशन ऑन बिल्स, अगर सपोज करो बिल डिसॉल्व हो रहे हैं तो बिल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब अगर सपोज करो हाउस डिसॉल्व हो रहा है तो उसमें बिल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर सपोज करो कोई ऐसा बिल है जो असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में पेंडिंग था, तो बिल खत्म हो जाएगा। अगर सपोज करो अगर कोई ऐसा बिल है जो लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो गया है लेकिन पेंडिंग था काउंसिल में, वो भी खत्म हो जाएगा, राइट। मतलब ये बता रहा हूं कि अगर सपोज करो हाउस कैंसिल हो रहे हैं तो, या फिर मीटिंग खत्म हो रही है तो क्या क्या सीन होगा। अगर सपोज करो कोई बिल है जो सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही पेंडिंग है, तो वो सर लैप्स नहीं करेगा। अगर सपोज करो कोई ऐसा बिल है जो दोनों हाउस ने पास कर दिया लेकिन गवर्नर और राष्ट्रपति के परमिशन के लिए रुका हुआ है, तो वो भी लैप्स नहीं करेगा। सपोज कोई ऐसा बिल है कि राष्ट्रपति ने उसको रिटर्न किया है सर, वो भी लैप्स नहीं करेगा। मतलब ये कुछ कैसे कंडीशंस है जहां पे बिल्स लैप्स होते हैं और बिल लैप्स नहीं करते। इसको 2 बार अच्छे से पढ़ोगे, आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था सर कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट से बिल्स होते हैं जिसको गवर्नर साहब राष्ट्रपति के लिए रेकमेंड करते हैं। मैं आपको फिर से समझा रहा हूं। ऐसे जनरली क्या होता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसने एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ और इसने इस बिल को पास कर दिया, ठीक है। फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में गया, इसने भी सर इस बिल को पास कर दिया। अब ये बिल जाता है गवर्नर के पास, किसके पास, गवर्नर के पास। तो गवर्नर साहब इसको अपने लेवल पे पास कर दें, या फिर गवर्नर इसको राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दे। तो अगर गवर्नर ने प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया तो अब गवर्नर इस पर कुछ नहीं कहेंगे, अब इस बिल को परमिशन आपके राष्ट्रपति महोदय ही देंगे। अगर प्रेसिडेंट साहब ने इस बिल को परमिशन दिया तभी ये बिल क्या बनेगा सर, एक्ट बनेगा। बिना प्रेसिडेंट के परमिशन के अभी एक्ट नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि इसको गवर्नर ने प्रेसिडेंट के लिए क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया। जनरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस है जहां पे गवर्नर साहब बिल को राष्ट्रपति के लिए क्या कर देते हैं सर, रिजर्व कर देते हैं। तो सरकारिया कमीशन ने बताया कि कौन कौन से ऐसे कंडीशंस है जहां पे जो बिल्स उनको रिजर्व कर दिया जाएगा राष्ट्रपति के लिए गवर्नर के द्वारा। तो सपोज करो कोई भी ऐसा बिल है जो हाई कोर्ट के पावर को कम करने की बात कर रहा है, तो उस बिल को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स, हर बिल नहीं रिजर्व होता है, ठीक है। अगर वो सपोज करो पानी के ऊपर टैक्स लगाना है, कुछ ऐसे केसेस हैं, उसके लिए भी राष्ट्रपति के लिए चला जाएगा। अगर वो सपोज करो फाइनेंशियल इमरजेंसी, हमारे देश में इमरजेंसी से संबंधित कोई बिल है, राइट, जो स्टेट में आया, फाइनेंशियल इमरजेंसी, पैसे से संबंधित, वो कहीं ना कहीं रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। बिल्स विच मे बी रिजर्व फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी बिल्स बनाए जाएंगे स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, तो वो भी राष्ट्रपति के लिए रिजर्व हो जाएगा। तो ये कुछ रिकमेंडेशन दिए गए हैं सरकारिया कमीशन के द्वारा। आप इसको बस एक बार रीड कर सकते हो, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। बस आप ये समझ जाओ कौन सा बिल रिजर्व करना है राष्ट्रपति के लिए, ये पूरा पावर गवर्नर के पास है। गवर्नर इंजॉयज कंप्लीट अथॉरिटी, गवर्नर जिस बिल को चाहेंगे उस बिल को रिजर्व कर सकते हो, उनके पास इतना पावर है राष्ट्रपति के लिए। जनरली वो ऐसे बिल को रिजर्व करते हैं जो नेशनल इंटरेस्ट में कुछ इंपैक्ट कर रहा हो, मतलब भले स्टेट में इंट्रोड्यूस हुआ लेकिन उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं पूरे देश पे दिख रहा हो, तो जनरली वैसे बिल क्या होते हैं, राष्ट्रपति के लिए रिजर्व होते हैं। तो आप इसको रीड कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है, यू कैन जस्ट गो एंड रीड दिस, है ना। अगर आप ओके लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की बात करो, ऑर्डिनरी बिल, तो अगर कोई एक ऑर्डिनरी बिल है तो वो कोई भी हाउस में, असेंबली या काउंसिल में कोई भी मेंबर उसको, मतलब किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। कोई भी नॉर्मल सा बिल है तो उसको आप लेजिस्लेटिव असेंबली में करो, लेजिस्लेटिव काउंसिल में करो, एग्जैक्टली सेम जैसे पार्लियामेंट में पढ़ा था, है ना। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट बिल है तो वो भी आपको पार्लियामेंट में, लोकसभा राष्ट्रसभा दोनों में इंट्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने वाला बिल कभी भी स्टेट में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। मैं वहां भी बता चुका हूं इस चीज को। क्यों, क्योंकि अगर सपोज करो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने का बिल आप स्टेट में इंट्रोड्यूस करोगे तो देश में 28 स्टेट है, ये 28 स्टेट ने 28 तरीके से आपके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया, यानी कि हर स्टेट का अपना अलग ही कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, समझ रहे हो आप। इसीलिए कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने का पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। तो वैसे बिल्स स्टेट में इंट्रोड्यूस नहीं होंगे। नॉर्मल बिल बेसिकली स्टेट में आ सकते हैं, मिनिस्टर या फिर कोई भी प्राइवेट मेंबर उसको इंट्रोड्यूस कर सकता है, वो दोनों हाउसेस से पास होंगे। ऐसा एक कमाल की बात है, अगर सपोज करो, जैसे हमने पार्लियामेंट में पढ़ा था
कि लोकसभा और राज्यसभा, अगर इन दोनों के बीच में कोई बिल फंस गया, मतलब लोकसभा पास कर रहा है, राज्यसभा नहीं पास कर रहा, राज्यसभा कुछ रेकमेंड कर रहा है, लोकसभा नहीं पास कर रहा, वहां पे अगर ये बिल फंस जाता है तो हमने वहां पढ़ा था कि सर ज्वाइंट सिटिंग होता है। मतलब राष्ट्रपति साहब बोलते हैं कि लोकसभा के भी लोग आइए, राज्यसभा के भी लोग आइए, एक साथ बैठिए और अब इसको ज्वाइंट सिटिंग में बताइए कि पास करना है या नहीं करना है। ज्वाइंट सिटिंग होता है वहां पे, लेकिन वैसा कोई भी प्रोविजन याद रखना स्टेट के केस में नहीं होता। कभी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगा। दिस इज अ $1,000,000 स्टेटमेंट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करके आते, इसको हमेशा याद रखना। देयर इज नेवर अ प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग इन टर्म्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। क्यों नहीं है प्रोविजन? इसलिए नहीं है क्योंकि सर स्टेट लेजिस्लेचर में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, जो मैं आपको सबसे पहली स्लाइड में बताया था मैंने। यूनिफॉर्मिटी नहीं है मतलब क्या है? मतलब स्टेट लेजिस्लेचर में कहीं भी ऐसा नहीं है कि सारे स्टेट्स के पास में एक ही हाउस होंगे या दो हाउस होंगे। किसी का मन है तो वो अपने पास एक ही हाउस रख रहा है, किसी का मन है वो दो हाउस रख रहा है, कोई यूनिफॉर्मिटी ही नहीं है। तो हम क्यों करें ज्वाइंट सिटिंग? अगर ऐसा होता है कि नहीं सारे स्टेट्स दो हाउस रखेंगे, यूनिफॉर्मिटी होती सब में, तो हम ज्वाइंट सिटिंग रखते। जैसे पार्लियामेंट में ना कि लोकसभा राज्यसभा दो हाउस होना मैंडेटरी है, तो ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है। अब आप देखो 6 स्टेट्स में दो हाउस है और 22 स्टेट्स में एक ही हाउस है, तो फिर ज्वाइंट सिटिंग क्यों ही रखे? जो 6 स्टेट्स के पास दो हाउस है उनमें भी बस एक ही हाउस के पास पावर है, लेजिस्लेटिव असेंबली। कल अगर उनके बीच में बिल फंसेगा तो वो अपना समझेंगे, वहां पे ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे क्वेश्चन बनते बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है? ये कहीं ना कहीं काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड भी कर सकता है दूसरी बार में। मतलब एक बार उसने भेजा, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बोला नहीं ऐसे नहीं वैसे होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली ने अगर दूसरी बार फिर से उस बिल को पास कर दिया तो अब काउंसिल कुछ भी बोले वो ओवरराइड हो गया, राइट। प्लस अगर बिल ओरिजिनेट होता है काउंसिल में और अगर रिजेक्ट कर दिया असेंबली तो बिल ने खत्म हो जाएगा। मतलब समझो कि अगर बिल है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में ओरिजिनेट हुआ कि हमें इस प्रकार का सुधार करना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास कर दिया, अब वो असेंबली में गया, असेंबली वालों ने बोला बिल ही खराब है, हम इसके अगेंस्ट में वोट कर रहे हैं, सबने अगेंस्ट वोट कर दिया तो बिल ही खत्म हो जाएगा, फिर उसके ऊपर में कोई प्रोविजन नहीं है। कहने का मतलब क्या है? हाउस में लेजिस्लेटिव असेंबली को हमेशा से ज्यादा पावर दिया गया है लेजिस्लेटिव काउंसिल के कंपैरिजन में। क्यों ज्यादा दिया गया? क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली में डायरेक्ट इलेक्शन होता है और यही तो डेमोक्रेसी का मोटो है कि मैं और आप हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन करें। लेजिस्लेटिव काउंसिल में डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, इसको चेक्स एंड बैलेंस के लिए बनाया गया, इसलिए इनके पास में पावर कंपैरेटिवली कम है असेंबली से। तो ऐसे प्रोविजंस पे ना कुछ भी हो जाए गलती नहीं करना, ठीक है। और हर चीज के पीछे लॉजिकल चीज है, राइट। अब देखो मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने का क्या प्रोसेस है, एग्जैक्टली सेम है जो हमने पार्लियामेंट में पढ़ा था। मैं फटाफट बताऊंगा। मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको गवर्नर साहब से पहले रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा कि सर हम एक मनी बिल को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। गवर्नर बोलेंगे ठीक है कर दीजिए। इसके बाद से आप जाओगे तो मनी बिल सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। पैसे से संबंधित बिल है, सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? लेजिस्लेटिव असेंबली। क्यों? क्योंकि सर डायरेक्टली इलेक्टेड। क्यों? क्योंकि सर यहाँ के लोग क्या है? दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाई पीपल, तो इनके पास में ज्यादा पावर है। एग्जैक्टली जैसे यहाँ पे लोकसभा के पास ज्यादा पावर था। दूसरा, मनी बिल को सिर्फ एक मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकता है, मिनिस्टर के अलावा कोई प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। फिर सर अब अच्छा एक और यहाँ पे चीज था कि जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर महोदय हैं, अगर वो बोलेंगे कि हाँ ये मनी बिल है तो ही वो मनी बिल आपके पास इंट्रोड्यूस होगा। तो लास्ट में मतलब आपको मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले स्पीकर महोदय से सर्टिफिकेशन लेना होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, है ना। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो, और अगर अपन यूनियन की बात करेंगे तो लोकसभा के स्पीकर से आपको सर्टिफिकेशन लेना होता है। उसके बाद में सर काउंसिल जो है यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल उस बिल में अमेंड कुछ कर सकता है या फिर उस बिल को रिजेक्ट भी कर सकता है, बट काउंसिल के दिए हुए डिसीजंस कहीं पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में ज्यादा पावर है। तो काउंसिल को 14 दिन के अंदर उस बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली में वापस करना है। असेंबली काउंसिल के दिए हुए सजेशंस को एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, पूरा पावर असेंबली के पास है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मनी बिल के केस में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है स्टेट में। और सेम मनी बिल को केस अगर आप देखोगे तो पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? लोकसभा के पास। एग्जैक्टली सेम। अगर काउंसिल ने 14 दिन के अंदर उस बिल को रिटर्न नहीं किया तो फिर वो मानिए कि काउंसिल ने उसको पास कर दिया। और मनी बिल के केस में कोई डेडलॉक नहीं है, कोई भी जगह पे कहीं पे कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगा किसी भी केस में। खैर ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, हमेशा असेंबली जो बोलेगी वही माना जाएगा, है ना। कौन कौन से ऐसे जगह है जहां पे दोनों के पास इक्वल पावर है, कौन कौन से ऐसे जगह है जहां पे दोनों के पास अनइक्वल पावर है, ये सब कुछ नॉर्मल है, सिंपल है, हमने पार्लियामेंट में पढ़ा था। आपको इसको एक बार रीड करना है, दैट इज ऑल। इक्वल पावर कहां पे? सर अगर कोई ऑर्डिनरी बिल पास करना है, ऑर्डिनरी बिल है, मनी बिल नहीं, ऑर्डिनरी बिल है, तो असेंबली से पास होगा, काउंसिल से पास होगा, तब गवर्नर साइन करेंगे, इक्वल पावर। अनइक्वल पावर कहां है? सर मनी बिल, अभी तो बताया। मनी बिल के केस में लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ज्यादा पावर है, काउंसिल के पास पावर ही नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब अगर सपोज करो लेजिस्लेटिव असेंबली में, इस चीज को अच्छे से समझना,
लेजिस्लेटिव असेंबली में जिसके पास में मेजोरिटी है, यानी कि जिसके पास में क्या है, कॉन्फिडेंस है, राइट, उसकी सरकार है, उसकी क्या है, सरकार है। अब कल अपोजिशन बोले कि हमें लगता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जिसकी सरकार है उसके पास अब मेजोरिटी नहीं रहा, तो अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस कर सकता है। अब अगर उसने नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस किया है, राइट, और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जिसकी सरकार है वो सरकार गिर जाएगी, अब वो एक नया सरकार बनेगा। तो आप हमेशा याद रखेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन को कभी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस करते हैं। क्यों इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि सर इसी हाउस में तो कॉन्फिडेंस था, इसी में तो मेजोरिटी थी, तो आपने गवर्नमेंट बनाया था। तो अगर हमें आपकी मेजोरिटी को चैलेंज करना है तो हम किस में इंट्रोड्यूस करेंगे? जिसमें मेजोरिटी थी, लोकसभा, पार्लियामेंट में, और स्टेट के केस में लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल में कभी इंट्रोड्यूस होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन? क्या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा की मेजोरिटी से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेजोरिटी से सरकार को कभी लेना देना नहीं है। स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली में जिसके पास मेजोरिटी है उसकी सरकार, तो नो कॉन्फिडेंस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आएगा। पार्लियामेंट में, लोकसभा में जिसकी मेजोरिटी है उसकी सरकार, तो नो कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट में, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा पार्लियामेंट में मैंने डिकोड किया हुआ है पॉलिटी को, राइट। तो वही यहाँ पे आपको प्रोविजंस दिखाई देंगे, जस्ट नीड टू रीड दिस प्रोविजंस, है ना। फिर काउंसिल वर्सेस राज्यसभा, दोनों की बॉडी सेम ही है, और क्या प्रिविलेजेस है, कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल प्रिविलेजेस, ये मैंने आपको वहां पे पढ़ाया हुआ है। सो दिस इज समथिंग, देखो हमने जो पार्लियामेंट में पढ़ा था ना, एग्जैक्टली उसका रेप्लिका है। जो बेसिक से अंडरस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट है मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, और जहां पे ट्रैप्स बन सकते हैं उसको मैंने काफी डिटेल में आज की क्लास में समझाया हुआ है। तो आपका काम क्या है सर, इस पर्टिकुलर टॉपिक के कंटेंट को डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम चैनल से, यूपीएससी बाय रुपेश, और इसको 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे, और इसके बाद पीवाईक्यू लगाएंगे, सारे क्वेश्चंस बनेंगे। और इसके बावजूद भी कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को डाल देना, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और हर एक कमेंट को रिवर्ट करता हूं। इवन इफ यू गिव सम ग्रेटिट्यूड, इवन आई रिवर्ट टू दैट कमेंट। तो कोई भी डाउट होगा विल डेफिनेटली रिवर्ट, बट जेन्युइन डाउट होना चाहिए, वैसा नहीं कि जानबूझ के फालतू का कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इफ यू हैव सम जेन्युइन डाउट डेफिनेटली यू शुड रिवर्ट। बाकी स्टे कनेक्टेड ऑन द टेलीग्राम चैनल ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, है ना। चलो तो आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। होप द क्लास वाज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। इफ इट इज, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सी यू टुमारो इन टुमारोज क्लास। अब जुडिशरी स्टार्ट करेंगे, बस 2 ही टॉपिक बचा है, जुडिशरी और लोकल बॉडी, फिर आपकी पॉलिटी खत्म। पॉलिटी खत्म, टेंशन खत्म, फिर या तो हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे या फिर इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।